हेलो स्टूडेंट्स, टेक्नोफाइल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार सिंह लेकर आया हूं आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट। हमने अभी तक पुराने लेक्चरों में जो हमने पढ़ा था कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हमने ये देखा था। कितना सिलेबस होता है, क्या होता है, ये हमने जाना था। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो हमारा बेसिक बच्चों को जो डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको हमने एक टेबल के थ्रू जानने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या चीज़ है। तो उसको हमने एक टेबल के रूप में आपको समझाया। तो वहाँ से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पुटअप हो जाते हैं, और जो बच्चे एमएनसीज में इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो वहाँ से भी सिंपली क्वेश्चंस आपसे जनरली वो पुटअप कर लेता है। उसके बाद हमने देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सेमीकंडक्टर क्यों कहलाता है, इसका एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ये भी हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने वहीं पर आपको लेक्चर्स में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर अप कराए थे। और उसके बाद हमने आगे देखा था कि भाई इसके लिए मैंने आपको टेबल की वादा किया था, तो टेबल भी मैंने आपको दी है। आपको अपने लेक्चर्स में एक टेबल दी है जिसमें से काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली पुटअप कर लेता है। जैसे आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर आप अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी जेई वगैरह दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। और इसके साथ साथ आगे हमने पढ़ा था लीकेज करंट क्या होती है, शॉर्ट टॉपिक्स देखे थे जैसे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और कुछ समथिंग फॉर्मूलेज देखे थे, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल्स, ये क्या चीजें होती हैं, ये हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, और हमारा बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन वीडियोस हैं आपको टाइमली मिलते रहें और आप टाइमली हमारे से जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ बच्चों में एक डाउट रहता है, मतलब कि हम आखिरकार हम डिप्लोमा कर रहे हैं, इसके बाद हमारे लिए ग्रो इंप्रूविंग क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी रहता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी रहता है, क्या फील्ड में रहता है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियोस आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ कि आपके लिए ग्रोइंग पीरियड्स क्या है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या चीज़ के आपको टॉपिक्स हो सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 4, और लेक्चर 4 में हम देखेंगे आपको, आज स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और हमारे साथ लगे रहिए। आज हम कवर अप करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम जानने की कोशिश करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या चीज, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, ये आज बच्चों हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या चीज। तो मेरे बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हम क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर कभी आपको ये नाम से पूछ लेता है तो इसका नाम ये भी है कि इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ये अभी मैं बताऊंगा प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको, और नॉन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका नॉन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, नॉन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर। आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटी, कोई भी डोपिंग लेवल इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, कोई भी इंप्यूरिटी ऐड नहीं की गई है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्योरली सेमीकंडक्टर। इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर, और इसका दूसरा नाम है नॉन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर। और बच्चों, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में आपको एक टेबल जब बताई थी पैरामीटर्स के साथ, तो मैंने ये बता दिया था कि जो मेटल होता है, तीन चीज मैंने आपको उस टेबल में कवर अप कराई थी, मेटल और सेमीकंडक्टर, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। फिर से हम देख लेते हैं कि क्या होता है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसका लिंक जो है हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हमारी मेटल में बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। इस पे भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मेटल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग यूज होती है, तो वो होती है हमारी बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग। और सेमीकंडक्टर के अंदर जो बॉन्डिंग यूज होती है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जो इंसुलेटर के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इसको मैं पुराने लेक्चर में भी कवर अप करा चुका हूं, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं टेबल में, मैंने इन तीनों को चीजों को बताया था। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मेटल जो होती है, मेटल के अंदर होती है हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग,
अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के अंदर होती है आयनिक बॉन्डिंग। आज हम बात कर रहे हैं, अब सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो जो सेमीकंडक्टर के बारे में आज हम देखेंगे, तो आज हम ये देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होती है, हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं वो हम जर्मेनियम, मैं पहले भी बता चुका हूं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम यूज करते हैं। ये सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है। तो मैं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा और हम 2 डायग्राम बना के देखेंगे एट t बराबर 0 केल्विन पर। इसका स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट से रह गया हो तो वो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और बाद में भी वीडियोस में देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसका एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ये है हमारा सिलिकॉन एटम। इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा सिलिकॉन एटम है, 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 ये भी हमारा सिलिकॉन है, ये भी हमारा सिलिकॉन है, ये भी। और ये जो है अपने आप में जो इसके जो द मिनिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो सकते हैं। तो जो बैलेंस करके चलता है वो हमारे नाइबरिंग एटम के साथ बैलेंस करके चलेगा। ये नाइबरिंग एटम्स के साथ बैलेंस करके चलता है। किसके साथ बैलेंस करके चलता है, नाइबरिंग एटम्स के साथ बैलेंस करके चलता है। ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है, ये इसके साथ करता है। ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो हमारा सिलिकॉन एटम्स का स्ट्रक्चर डायग्राम है, जिसको हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। किसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ये सिलिकॉन एटम्स है जिसके पास अपने बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है 4। सबके पास कितने हैं बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, 4 हैं। 4 बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये जो हमारी जो सिलिकॉन एटम्स की है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास अपने आउटर मोस्ट साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने में होते हैं। और ये नाइट्रिक एटम्स के साथ जब शेयरिंग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। और इसके बारे में हम पहले भी पुराने लेक्चरों में भी पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर का जो डायग्राम है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, बीच का जो गैप है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। और ये कितना होता है हमारा, ये सब आप हमारे अगर नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो है सेमीकंडक्टर का वो कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाती है, एनर्जी गैप कम होता है जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, जब T बराबर 0 केल्विन पर बात करते हैं तो बैलेंसी बैंड फिल्ड होता है। बैलेंसी बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। ठीक है, बैलेंसी बैंड फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। इसके बारे में हमने बहुत डीपली पढ़ा है, आप हमारे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जो इसका ब्लॉक डायग्राम है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं T बराबर 0 केल्विन पर, T बराबर 0 केल्विन पर
ठीक है। तो T बराबर 0 केल्विन पर आपको एक दिखाई दे रही है परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब कि सिलिकॉन एटम्स के पास अपने 4 एटम्स हैं, आउटर मोस्ट साइकिल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नाइबरिंग एटम्स से शेयरिंग कर रहा है, जिसके पास उसके पास बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 8। तो इसके पास जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, कभी पूछ लेता है बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन 8। इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। इसके अपने कितने हैं, 4 नाइबरिंग एटम्स के साथ इसने शेयर किया, 1 2 3, और आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक सिलिकॉन एटम के पास अगर ऐसे ही बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आगे भी चलेगी। ये हमने एक छोटा सा प्रारूप में लिया है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, अगर ये यहां से भी शेयर करेगा तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। लेकिन हम यहां देखते हैं कि सिलिकॉन के पास अपने शेयरिंग एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8। लेकिन एट T बराबर 0 केल्विन पर जब हम बात करते हैं तो ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों परफेक्ट इंसुलेटर की बिहेव करता है, क्योंकि जो बैलेंसिंग बैंड है वो हमारा फिल्ड रहता है, ठीक है। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेगा या रिकॉम्बाइन नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग में T बराबर 0 केल्विन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट इंसुलेटर है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, द शेयरिंग, आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और इस पर बोर्ड पर भी जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा बाद में आपको लिख कर दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे की बात समझते हैं। तो जब क्या होता है, तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नाइबरिंग एटम इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग हम किसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अपने नाइबरिंग एटम्स से, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, यानी इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ये नाइबरिंग एटम्स के साथ शेयरिंग करके परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और जो मैंने बताया कि T बराबर 0 केल्विन पर ये क्या बिहेव करेगा, लाइक एज एन इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक है। और इंसुलेटर वर्क कर रहा है तो यानी कि T बराबर 0 केल्विन पर कैसा है, परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं, जैसे ही जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम मान लेते हैं इसको हम 300 केल्विन करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 300 केल्विन या T बराबर 300 केल्विन। हमने इसके जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हमने देखा था T बराबर 300 केल्विन पे कैसे काम करता है। लेकिन आज हम बात करते हैं पहले इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया वैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या करना शुरू कर देगी, टूटना शुरू करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, इसके टूटना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि सपोज दैट कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह क्या निकलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां आ गया, यहां पर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इसकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कि जो परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग थी वो क्या होना चलेगी, टूटना शुरू कर देगी। जैसे ही वो टूटना शुरू करेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, ये कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी रिकम्बाइन कर सकता है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ता है उसकी जगह क्या जनरेट हो जाएगा, होल्स, उसको हम बोलेंगे होल्स। जिस इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान छोड़ा उसको हम बोलेंगे होल्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे होल। और ऐसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर 300 केल्विन किया तो ये सारे जो कोवैलेंट बॉन्ड है टूटने शुरू कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितने फ्रीली मूव करेंगे उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा 300 केल्विन तो ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यहाँ पे होल्स हो जाएगा, फिर ये अलग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इसी कारण
इसी कारण क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। इसी कारण क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही हम बात करते हैं वैलेंसी बैंड। अब जब वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड क्या है, पहले से फील्ड है। वैलेंसी बैंड के जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहां से कूदा, इसकी जगह होल बना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर कूदा, फिर यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ये होल क्रिएट कर गया, ये होल क्रिएट कर गया। इस टाइप से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जितने फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही मैक्सिमम करंट जनरेट होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। होल्स बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं अब 300 केल्विन, T बराबर 300 केल्विन। ये इसकी क्या हो गया, वो हो गया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। और इस जो प्रोसेस को, इस वाली प्रोसेस को, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने फ्रीली मूव किया, इलेक्ट्रॉन फ्री बने और उसकी जगह पे होल्स क्रिएट हो गए, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। जनरलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आयोनाइजेशन या जनरलाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होना ही करंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटती है, वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वैसे वैसे इसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू कर देगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बार दिखवा देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसका एटॉमिक, हमने वो देखा था, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखा था हमने, उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था, और उसके बाद मैंने कहा था आपको पॉइंटों में मैं इसको कवर अप करा के दिखाऊंगा। जो हमने आपको उसमें समझाया था, उसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में समझाया था और ब्लॉक डायग्राम में जो समझाया था, वही पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि जब हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द नाइबरिंग एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। यानी कि जब वो अपने नाइबरिंग एटम के साथ शेयरिंग करके रखता है, और एक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारी, उसके नाइबरिंग एटम के साथ वो शेयरिंग करके रखती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। हमने देखा था एट T बराबर 0 केल्विन पे, फिर हमने T बराबर 300 डिग्री केल्विन पे भी देखा था। तो एट 0 केल्विन ऑल बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग। यानी जितने भी 0 केल्विन पर जितने भी बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग है। क्योंकि 0 केल्विन पे हमने देखा था कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, जिसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुए थे, तो वो क्या है, परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग है। और एट T बराबर 0 केल्विन पे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज द परफेक्ट इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते तो करंट जनरेट नहीं होती, करंट जनरेट नहीं होती तो हमारा जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। किस पे, T बराबर 0 केल्विन। अब बात होती है कि अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है एट T बराबर 0 केल्विन सेमीकंडक्टर इज बिहेव एज एन इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या नन ऑफ दीज, तो आप सीधे ऑप्शन में पिक कर सकते हैं कि इज एन इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर होता है T बराबर 0 केल्विन। अगर वो दे दे T बराबर 300 केल्विन और फिर ये ऑप्शन दे दे तो इंसुलेटर नहीं होगा, तब वो फिर क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तब वो क्या होगा, हमारा सेमीकंडक्टर होगा। When a covalent bonding is broken, अब ये वाला टॉपिक जो आया वो हमारा आया एट T बराबर 300 डिग्री केल्विन पर। हमने देखा था कि जितने भी कोवैलेंट बॉन्डिंग थे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो रहे थे। नंबर ऑफ कोवैलेंट ब्रेक होने के कारण जनरेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, अपने होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। किसके साथ कंबाइन होकर, होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्डिंग इज ब्रोकन इट विल बी ए वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल, द इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू कंडक्शन बैंड and becomes a free electron and the whole will remain in the valency band। कहने का मतलब यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, थोड़ा सा जिनको इंग्लिश में थोड़ा कम नहीं पता लग पाता है, मैं उनको लिए हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं थोड़ा सा, कि जब कोवैलेंट बॉन्ड को टूटता है तब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, और उसकी जगह पर जब इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ता है तो उसकी जगह पर क्या क्रिएट होता है, होल क्रिएट होता है। और जब वो होल क्रिएट होता है तो वही इसमें लिखा हुआ है व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्डिंग इज ब्रोकन इट विल बी ए वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल, द इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा किससे, कंडक्शन बैंड से बाहर, और क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और उसकी जगह पर क्या रह जाएगा, होल्स रह जाएगा। होल विल बी रिमेन इन द वैलेंसी बैंड, और जो उसके अंदर रह जाएगा वो होल्स उसकी पोजीशन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा रिकम्बाइन होने के लिए। द कंडीशन फॉर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज n बराबर T बराबर Ni। तो जो इंट्रांसिक कंडीशन के लिए, जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन होती है वो क्या होती है, n बराबर T बराबर Ni। इसको बोलते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर।
द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स by breaking the covalent bond is called generation of electron hole pair और ionization। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मैंने बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर या आयोनाइजेशन बोलते हैं। इससे पहले भी हमने अभी आपको बताया था जब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स की हम देख रहे थे। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बाय ब्रेकिंग द कोवेलेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, होल्स ले लेता है। और तो इसको क्या हम बोलते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर और आयोनाइजेशन। इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और आयोनाइजेशन। अब इसमें एक कुछ फॉर्मूलेस आते हैं, तो इन पॉइंटों पे कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है, T बराबर 0 केल्विन पर बिहेव एज लाइक एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। तो कुछ दो फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अब इंट्रांसिक कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है। इंट्रांसिक कंडक्टिविटी अगर आपसे पूछ लेता है, इंट्रांसिक कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंट्रांसिक कंडक्टिविटी होती है सिग्मा आई। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा आई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा आई से। सिग्मा आई कंडक्टिविटी को हम बैक लेक्चर्स में पहले भी देख चुके हैं, और आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, वहां पर हम इसको डिस्कस कर चुके थे। तो ये क्या होती थी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब हमने एक कंडीशन देखी थी कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ni होता है। तो अगर मैं n की जगह ni रख दूं, p की जगह ni रख दूं, तो क्या आएगा, ni कॉमन आ जाएगा हमारा और q कॉमन रहेगा, और इसके बाद म्यू एन प्लस म्यू पी रहेगा, म्यू एन प्लस म्यू पी रहेगा। ये कंडक्टिविटी, इंट्रांसिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, सिग्मा आई बराबर ni q म्यू एन प्लस म्यू पी। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंट्रांसिक कंडक्टिविटी है। एक आता है इंट्रांसिक रेजिस्टिविटी। एक टर्म आती है इंट्रांसिक रेजिस्टिविटी। इसको हम किससे बेटा डिनोट करते हैं, रो आई से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का होता है रो, और इसको इंट्रांसिक रेजिस्टिविटी पूछिए तो सफिक्स में लगा देंगे आई। ये होती है इंट्रांसिक रेजिस्टिविटी, जो कि रेसिप्रोकल होती है किसके, 1/सिग्मा आई। रो आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा आई। और अब सिग्मा आई की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ni q म्यू एन प्लस म्यू पी। ये वाला फॉर्मूला किसका हो जाएगा, इंट्रांसिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। ये इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ni q म्यू एन प्लस म्यू पी, ni q म्यू एन प्लस म्यू पी। इसकी बेटा यूनिट क्या होगी, कंडक्टिविटी की मो सेंटीमीटर होगी, मो पर सेंटीमीटर होगी या मो सेंटीमीटर होगी, और इसकी क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम इसको आपको रफ कर लेते हैं। अब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डिसएडवांटेज थी, इसमें कुछ डिसएडवांटेज थी, इसी की वजह से फिर हम किस पे गए थे, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पे गए थे। किस पे गए थे, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पे जाने की वजह हमारी क्या थी कि इसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में जाना पड़ा। और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या करना पड़ा हमें, फिर इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ी, यानी कि जो एटम्स था उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करके, इंप्योरिटी बोलते हैं अशुद्धियां ऐड करके फिर हमने सेमीकंडक्टर बनाया, तब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। इसलिए इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये थी कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी वेरी लेस। डिसएडवांटेज इसकी बेटा क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेज एक तो कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। दूसरी चीज कि द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इससे बनती है, उसको हम इससे कौन सी डिवाइस बनती है, सिर्फ एक ही डिवाइस बनती है, पिन डायोड फैब्रिकेटेड की जाती है इससे, पिन डायोड बस। तो इसकी कंडक्टिविटी इतनी लेस है, इसे यूज नहीं करते हम, इंप्योरिटी को ऐड करके अपने सेमीकंडक्टर को यूजेबल बनाते हैं।
क्या ऐड करके, इम्प्योरिटी को ऐड करके विजिबल बना सकते हैं। तो आपसे कंफ्यूजन पूछ सकता है कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसी होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फैब्रिकेटेड विद द इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज पिन डायोड। जो इससे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की यूज से जो डिवाइस बनती है वो हमारी कौन सी होती है, पिन डायोड। तो ये भी पूछ सकता है पिन डायोड कैसा है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, या इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पिन डायोड क्या है, हमारा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस कंडक्टिविटी होती है। ये दो डिसएडवांटेज थी जिसकी वजह से हमें एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पे जाना पड़ा। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना होता है, इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं करंट कैरिंग मैकेनिज्म, करंट कैरी मैकेनिज्म जानते हैं। इसका टॉपिक है अभी आगे करंट कैरिंग मैकेनिज्म, इसको हम रफ कर देते हैं। करंट कैरी मैकेनिज्म, करंट कैरी मैकेनिज्म। बेटा हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो होल्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये बात हम जानते हैं, फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत डायरेक्शन किसकी होती है, होल्स की ट्रेवलिंग डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट बिलो, जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो होल्स हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होती है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, इस वाले में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, हमारी आई एन करंट होगी, और वो जस्ट अपोजिट होगी किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, जस्ट अपोजिट होगी आई एन। और जो होल्स में करंट जनरेट होती है वो डायरेक्शन टू होल्स होती है, डायरेक्शन टू होल्स होती है। जो होल्स में करंट जनरेट होती है वो डायरेक्शन टू होल होती है। इसको हम डिनोट करते हैं आईपी से, इसको हम डिनोट करते हैं करंट आईपी। तो इसमें करंट कैरिंग मैकेनिज्म में तो फिर जो टोटल करंट बनेगी, हमारी टोटल करंट क्या बनेगी, अगर हम बात करें टोटल करंट आई की, तो क्या होगी, आई एन प्लस आई पी। आई इज इक्वल टू क्या होगी, आई एन प्लस आई पी, जिसमें कि आई एन इज ग्रेटर देन आई पी, आई एन इज ग्रेटर देन आई पी। तो बेटा करंट कैरिंग मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहा है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर हम होल्स की ट्रेवलिंग देखेंगे तो होल्स जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये करंट कैरिंग मैकेनिज्म आपको हमेशा याद रखनी होगी। आगे आप नेटवर्क सिंथेसिस एनालिसिस पढ़ते हैं तो आपको ध्यान आनी चाहिए, और भी आगे चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर करंट कैरिंग मैकेनिज्म आपको समझ में आनी चाहिए कि जो फ्लो ऑफ करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और अगर होल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होल ट्रेवल करते हैं। ये आप यहां से फंडा समझ लीजिए। और यहाँ पर आई टोटल बनके मिलती है, इसके लिए आई बनेगी आई एन प्लस आई पी, आई एन प्लस आई पी, वेयर आई एन इज ग्रेटर देन आई पी, वेयर आई एन इज ग्रेटर देन आई पी। ठीक है, ये करंट कैरिंग मैकेनिज्म है जहां पर आई इज इक्वल टू क्या है, आई एन प्लस आई पी। मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवा देता हूं जो करंट कैरिंग मैकेनिज्म कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पॉइंटों में से बनेंगे, वो मैं आपको पॉइंट नोट करा देता हूं, भी बता देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। करंट कैरिंग मैकेनिज्म, करंट कैरिंग मैकेनिज्म को अभी हमने आपको समझाया, उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे, वो ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये लिखा हुआ है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑलवेज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं वो ऑलवेज क्या रहते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन में। करंट डायरेक्शन इज अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही चीज हमने जो बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। करंट डायरेक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ होल्स फ्लो, जो होल्स फ्लो करते हैं जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो बेटा इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑलवेज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बट दे कंट्रीब्यूट द करंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, बट जो करंट जो फ्लो करती है वो किस में करती है, सेम डायरेक्शन में करती है। इसलिए टोटल करंट क्या निकल के आती है, आई इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी, आई इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी।
अब इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेशन, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि उससे बैलेंसिंग बैट के साथ बेटा बात किया रिकॉम्बिनेशन की बात। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल डिसअपियर एंड ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। यानी कि जब रिकॉम्बिनेशन की बात करती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल डिसअपियर, जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिसअपियर होते हैं एंड ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। जब कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, ठीक है, जब कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। अब आता है कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर लाइफ टाइम को हम टॉय से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। ये होता है हमारा मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर सर। इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम टेकिंग फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अंटिल द रिकॉम्बिनेशन। जब तक रिकॉम्बिनेशन ना हो और कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से रिकॉम्बिनेशन तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। टॉय इज द रेंज ऑफ माइक्रोसेकंड टू मिलीसेकंड। इस टाइप इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी जो रेंज होती है वो माइक्रोसेकंड टू मिलीसेकंड होती है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कैरियर लाइफ टाइम की जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो माइक्रोसेकंड टू मिलीसेकंड पूछ सकता है, नैनोसेकंड टू पैकोसेकंड, नैनोसेकंड टू नैनोसेकंड पूछ सकता है, माइक्रोसेकंड पूछ सकता है, मिलोसेकंड पूछ सकता है, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो रेंज होती है वो माइक्रोसेकंड टू मिलीसेकंड होती है। और इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम टेकन। एक्चुअली ये कराने का मतलब मेरा ये है पर्पस कि क्वेश्चन कहीं से भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर अप करेंगे अपनी वीडियोस में। तो इसका मतलब यही है कि डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, तो हमें तभी तो हम जान सकते हैं कैरियर लाइफ टाइम होता क्या है। तो ये वो समय होता है, इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अंटिल द रिकॉम्बिनेशन। और मैं बच्चों हिंदी वाले बच्चों को बताऊं कि जब हम का जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है उसके बाद रिकॉम्बिनेशन तक का जो समय होता है उसको हम कैरियर लाइफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहिए।